सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक ये सीनियर क्लर्क का पेपर है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, अच्छे लेवल का पेपर है दोस्तों। आप लोग जब इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस प्रश्न का लेवल क्या है। और हम तो यही कहेंगे कि किसी कैंडिडेट के एग्ज़ाम में ऐसा पेपर ना आए, नहीं तो उसका बिल्कुल, अगर उसकी बहुत अच्छी लेवल की मतलब सुपर लेवल की तैयारी है तो ही उसको ये क्लियर कर सकता है, नहीं तो इसमें मतलब बहुत बुरा हुआ है जिन लड़कों का एग्ज़ाम था। तो ये दोस्तों 26 यानी 17 जनवरी 2026 का ये पेपर था दोस्तों। और ये दोस्तों वडोदरा डिवीज़न बीआरसी में ये पेपर हुआ था। ये दोस्तों वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। ये दोस्तों सीनियर क्लर्क का पेपर है, सीनियर क्लर्क का पेपर है दोस्तों। और ये दोस्तों OSWI सबके लिए एक मतलब यूज़फुल है। और मुझे लगता है कि इसके अलावा भी बहुत चीज़ों में यूज़फुल है। मतलब मैक्सिमम जो सवाल है ना आपके ऐसे ऐसे हैं ना कि आप देख करके हैरान रहेंगे। ये क्वेश्चन का एक लेवल है, लेवल सेट करता है ये पेपर। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। हु हैज़ पावर टू ग्रांट टेम्पोररी एग्जाम्पशन अंडर HOER, यानी HOER में छूट देने का अधिकार किसके पास है। दोस्तों जब आप HOER का रूल 6 पढ़ेंगे तो उसमें एग्जेम्पशन की बात की गई है। तो इसमें दोस्तों जो जूनियर स्केल हमारे होते हैं उनके अलावा जितने भी हमारे अथॉरिटी हैं, सीनियर स्केल, JHG, DRM, इनको एक्सेप्शन मतलब टेम्प्रोरी एग्जम्पशन देने का अथॉरिटी है। यानी जो हमारा पहला प्रश्न होगा दोस्तों उसका आंसर होगा ए, नहीं, इसका होगा D, ऑल ऑफ दीज। ये सारे लोग कैपेबल हैं देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है PHOD कैन सैंक्शन ग्रुप कैश अवार्ड फॉर मेरिटोरियस आउटस्टैंडिंग वर्क, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट पर पर्सन। दोस्तों PHOD का पूछा है तो PHOD दोस्तों मिनिमम वो 5,000 तक अधिकतम दे सकते हैं। जहाँ DRM की बात आएगी दोस्तों तो वो 4,000 दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ADRM इन लोगों की बात आती है तो वो 2,000 कर सकते हैं। और आपका जो JG लेवल का अधिकारी है वो दोस्तों 1,000 कर सकता है। और जो जूनियर स्केल और जो सीनियर स्केल हैं वो दोस्तों 500 रुपये कर सकते हैं। ये नियम है। तो ये दोस्तों भर भर के ऐसे प्रश्न हैं, तो आपको ये इस लेवल की तैयारी होनी चाहिए। यानी प्रश्न संख्या जो 2 का है आंसर वो हमारा है B आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु हैज़ पावर टू ग्रांट कंपनसेशन अदर देन दोज अवार्डेड बाय क्लेम कमिश्नर। दोस्तों क्लेम कमिश्नर द्वारा दिए गए मुआवजों के अलावा मुआवजा देने का अधिकार किसके पास है। तो दोस्तों जो मुआवजा देने के अधिकार है ना कमिश्नर के अलावा वो है GM के पास। और वो कितना होता है दोस्तों, वो जो इमोल्यूमेंट्स होते हैं किसी सर्वेंट के उसके 24 मंथ के बराबर देने की अथॉरिटी है। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 3 है उसका आंसर होगा दोस्तों B। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, यानी प्रश्न है हमारा हु हैज़ पावर फॉर कंपनसेशन टू रेलवे सर्वेंट फॉर लॉस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एक्सीडेंट एंड स्ट्राइक। दुर्घटना और हड़ताल के दौरान निजी संपत्ति के नुकसान के लिए रेलवे कर्मचारी को मुआवजा देने का अधिकार किसके पास है। देखिए ऐसे प्रश्न भर भर के आए हुए हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों PCPO। DRM का पास भी सेम अथॉरिटी है, ये भी बात है। यानी इस प्रश्न का आंसर A और D दोनों होगा। क्योंकि जब कोई भी आपका कोई भी मतलब स्ट्राइक के दौरान या एक्सीडेंट के दौरान जब आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी लॉस होता है रेलवे सर्वेंट को, तो उसको देने के लिए 4,000 रुपये की रकम निर्धारित की जाती है। AGM जो है दोस्तों वो 5,000 कर सकते हैं। तो DRM और PCPO को दोनों का अथॉरिटी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हु हैज़ पावर टू परमिट जर्नी बाय रोड बिटवीन 2 स्टेशन कनेक्टेड बाय रोल, यानी रेल से जुड़े 2 स्टेशनों के बीच सड़क मार्ग से यात्रा की अनुमति देने का अधिकार
किसके पास है। बिल्कुल। तो दोस्तों इसको हम लोग देख, यानी 5 प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों सी, डीआरएम। डीआरएम को ये अथॉरिटी है। अब ये किस केस में दिया जाता है, जैसे होता है आपको कोई सरप्राइज चेक करना होता है या कोई ऐसी एक्सीडेंट होती है तो उसी के संबंध में। ऐसे नॉर्मली कंडीशन में जहाँ रेल से कनेक्टेड मार्ग है तो रेल से ही अथॉरिटी होती है, लेकिन रेल के अलावा आप बाई रूट भी जा सकते हैं, बाई सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं, उसके लिए डीआरएम की आपकी अनुमति होनी चाहिए। और ये दोस्तों एक्सीडेंट या चेक वगैरह, जैसे मान लीजिए आपका एक्सीडेंट सरप्राइज चेक आप स्टेशन पर कर रहे हैं, क्रॉस चेकिंग पर चेक कर रहे हैं, या टिकटलेस ट्रैवल के दौरान कर रहे हैं, या एक्सीडेंट अगर ऐसा होता है उसके दौरान ये किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 6, यूडीआईटी मॉड्यूल फॉर एचआरएमएस इज रिलेटेड टू। तो यूडीआईटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर ट्रांसफर। तो इसका संबंध है दोस्तों ट्रांसफर ऑफ स्टाफ से। प्रश्न संख्या जो हमारा 6 का आंसर है उसका होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीपी ग्राम्स स्टार्टेड इन विच ईयर। सीपी ग्राम्स दोस्तों ये अगस्त 2007 में स्टार्ट हुआ था। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी। प्रश्न संख्या जो हमारा 7 है उसका आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ ग्रीवांसेज इन सीपी ग्राम्स। तो सीपी ग्राम्स में दोस्तों जो ग्रीवांसेज, सीपी ग्राम्स में शिकायतें के निपटार के लिए अधिकतम समय सीमा क्या है, यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 8 है उसका आंसर होगा 21 दिन। और इसको जल्दी और भी रिड्यूस करने की 13 दिन तक योजनाएं चल रही है, फिलहाल अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो पहले ये 30 दिन था, लेकिन अभी इसको वर्तमान में 21 दिन कर दिया गया है। 2024 में दिसंबर में ये किया गया है, यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 8 का जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड इनेक्टेड इन विच ईयर। इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक संबंध संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो ये दोस्तों ये 2020 में लागू की गई थी, यानी प्रश्न संख्या जो 9 है इसका आंसर होगा डी। इसमें हुआ है दोस्तों आपका जो 3 पहले जो प्रिवेलेंट एक्ट थे उसको अमलगमेशन के थ्रू यानी मर्ज करके उसका एक्सट्रैक्ट के अनुसार उसको ये एक नया कोड बनाया गया है। पहले जो ट्रेड यूनियन एक्ट था हमारा, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट के लिए था दोस्तों, वो 1946 था। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को ये मर्ज करके इसको एक न्यू कोड तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न संख्या जो हमारा 10, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड इंक्रीजेज नोटिस पीरियड फॉर स्ट्राइक्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस टू। यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ने पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में हड़ताल के लिए नोटिस पीरियड बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। अभी दोस्तों ये 14 दिन कर दिया गया है, यानी प्रश्न संख्या जो 10 का आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर फर्स्ट बिल ऑन मिनिमम वेजेस वाज ड्राफ्टेड इन इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस। यानी हमारा जो प्रश्न है दोस्तों ये है कि किस वर्ष इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के में न्यूनतम मजदूरी पर पहला बिल ड्राफ्ट किया गया था। तो दोस्तों ये आपका 1945 में किया गया था, यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 11 है उसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीबीए यानी वेरिएबल डियरनेस अलाउंस इफेक्टेड इन विच ईयर। यानी ये जो वेरिएबल महंगाई भत्ता किस वर्ष लागू हुआ। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है वो होता है हमारा डीए मिलता है, लेकिन जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं ये मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंडर में ये दिया जाता है वीडीए। जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स है उनको इन्फ्लेशन से कोप अप करने के लिए ये दिया जाता है। तो पहले इसको 1948 में ये लेबर्स जो मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस था उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इसे इंडिया में 91 में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो यानी इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो प्रश्न संख्या का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
प्रश्न है हमारा दोस्तों, कोड ऑन वेजेस पास्ड बाय पार्लियामेंट इन विच ईयर, यानी वेतन संहिता संसद द्वारा किस वर्ष पारित की गई थी। दोस्तों ये 2019 में, यानी 2019 में ये किया गया था। उसमें क्या था दोस्तों, यानी प्रश्न का तेरा का जो आंसर होगा वो होगा डी। उसमें क्या था दोस्तों कि जो 4 लेबर एक्ट थे, जैसे जो पेमेंट वेजेस एक्ट 1936 था उसको, फिर आपका जो मिनिमम वेजेस एक्ट था 1948 उसको, फिर उसके बाद जो पेमेंट बोनस एक्ट था 1965 उसको, और फिर आपका जो इक्वल इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट था आपका 1976 उसको, ये 4 कोड को मर्ज करके आपका एक कोड ऑन वेजेस बनाया गया है। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी पास्ड इन विच ईयर। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी दोस्तों, यानी केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा पर कोड किस वर्ष पारित किया गया था। तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी दोस्तों ये 2020 में आपका इम्प्लीमेंट किया गया है। इसमें दोस्तों आपके जो 9 मेजर एक्ट थे आपका सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, जैसे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट था, आपका स्टेट ईएसआईसी एक्ट था, आपका ईपीएफ एक्ट था, आपका दोस्तों मिसलेनियस प्रोविजन था ईपीएफ का, वो आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज था दोस्तों, मैटरनिटी बेनिफिट था, पेमेंट ग्रेचुइटी था दोस्तों, सिने एक्ट था, आपका ऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट था दोस्तों। ये टोटल 9 एक्ट को मर्ज करके इसको 2020 में बनाया गया है दोस्तों। यानी जो प्रश्न संख्या जो हमारा 14 है उसका आंसर होगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन ऑफ आरटीआई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीआईसी यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज मेंशन। दोस्तों जो सेक्शन हमारा 12 है उसमें आरटीआई की केंद्रीय सूचना आयोग का गठन का उल्लेख है। उसमें यह भी उल्लेख है कि इसको अपॉइंट कौन करता है। फिर तो आपको आरटीआई से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है या कन्फ्यूज़न है या जानकारी नहीं है तो आप एक बार चैनल पर देखेंगे वीडियो, सारी जानकारी आपको एग्जैक्ट मिल जाएगी और आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर, अच्छे प्रश्नों को उसमें डिटेल एनालिसिस किया गया है। टोटल जो 31 एक्ट है उसका, फिर उसको एमसीक्यूज़ के द्वारा उसको क्लियर किया गया है सारे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप पढ़ेंगे उसको तो आपको लगेगा जितना भी इससे आरटीआई का जो पूछा गया है वो सारा उसी वीडियो का निचोड़ है। तो मैक्सिमम एज फॉर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज, तो क्या दोस्तों होगा 65, यानी 16 का जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीआईसी कमिश्नर इज रिमूव्ड बाय, देखिए आ गया, सूचना आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। जो अपॉइंट करता है वही हटाता भी है। यानी प्रश्न संख्या जो 17 है उसका आंसर होगा हमारा बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ आरटीआई पर्टेन्स टू अपील। जैसे हम लोग अपील करते हैं, जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उसकी जानकारी सेक्शन 19 में दी गई है। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 18 का आंसर होगा वो होगा ए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पेनल्टी इन आरटीआई एक्ट। जो आरटीआई में जो मैक्सिमम पेनल्टी है दोस्तों वो है आपका 25,000, लेकिन पर डे अगर पूछेगा तो 2050 रुपीज़ है पर डे के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर, यानी सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष लागू की गई थी। दोस्तों ये 2005 में लागू गई थी। क्वेश्चन संख्या 20 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एम्पावर्ड टू रिकंस्ट्रक्ट सर्विस रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट वेयर नो रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। जहां कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है वहां एफिडेविट के आधार पर सर्विस रिकॉर्ड को फिर से बनाने का अधिकार किसके पास है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों रेलवे बोर्ड। अगर ये प्रश्न पूछता कि वेयर रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, अगर आपकी सर्विस रिकॉर्ड गुम हो गई है और रिकॉर्ड अवेलेबल है
तो आप या जल गई है या खराब हो गई है, फट गई है, उसके कंडीशन में आप इसको कौन करता है? तो उसको दोस्तों डीआरएम जो एसएसजी रैंक के अधिकारी है उसको करने का अधिकार है। ये भी प्रश्न बार बार आते रहता है, तो आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 22। ADRM has power to condonation of delay for non-insurance of flat purchase out of house building advance। यानी एडीआरएम के पास हाउस बिल्डिंग एडवांस से खरीदे गए फ्लैट का इंश्योरेंस न कराने पर देरी को माफ करने की शक्ति कितने समय तक की है? तो दोस्तों ये 2 साल तक की है इन लोगों को। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा, और अगर पूछेगा कि 2 साल से अधिक, तो दोस्तों वो होगा रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीआरएम हैज़ पावर टू अप्रूव ट्रेनिंग ऑफ नॉन रेलवे इंस्टीट्यूशन, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट पर डे पर्सन। यानी डीआरएम के पास गैर संस्थान में स्टाफ की ट्रेनिंग को मंजूरी देने का अधिकार है। प्रतिदिन व्यक्तिगत समय वो लिमिट कितनी है? तो ये लिमिट है दोस्तों 8,000 रुपये पर पर्सन, और उनकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 40,000 पर पर्सन की पूरे कोर्स की। और अगर यही बात करता कि आपका जो पीएचओडी लेवल के अधिकारी हैं तो एजीएम के साथ में, तो वो है दोस्तों आपका 10,000 पर पर्सन और मैक्सिमम 50,000 होता है। ये सीलिंग लिमिट दोस्तों मॉनिटर्ड होता है पर्सनल डिपार्टमेंट से। ये इसका प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों, और इसका सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो किसके द्वारा? पीसीपीओ और एजीएम की अप्रूवल के द्वारा, वार्षिक अप्रूवल के द्वारा ये किया जाता है। और दोस्तों जिसका ये प्रपोजल होता है वो आपका सीपीओ सीनियर डीपीओ के थ्रू होते हुए जाता है। इसमें अकाउंट्स कंकरेंस होने की ज़रूरत नहीं है। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 23 का आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एम्पावर्ड टू सैंक्शन सीटीजी टू रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉइज वेयर पर्सनल इफेक्ट्स वर मूव्ड आफ्टर 2 ईयर्स। दोस्तों अगर विद इन कहता है 2 ईयर्स तो ये आपका जीएम के थ्रू हो सकता था, लेकिन अगर कहेगा कि बियॉन्ड 2 ईयर्स, बियॉन्ड 2 ईयर्स की बात कर रहा है तो ये रेलवे बोर्ड को जाएगा। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 24 है दोस्तों उसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मच टाइम स्टाफ हु हैज़ बीन ट्रांसफर्ड आउटसाइड जोनल रेलवे कैन रिटेन ऑन नॉर्मल रेंट। दोस्तों कितने समय तक जो स्टाफ जोनल रेलवे के बाहर ट्रांसफ़र हुआ है वह सामान्य किराए पर क्वार्टर रख सकता है? दोस्तों ट्रांसफ़र होने पर दोस्तों ये 2 महीने का ये नियम है कि आप क्वार्टर को रिटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर यही कहता है इस प्रश्न में कि न्यू जोनल रेलवेज या न्यू डिवीज़न, जैसे अभी रायगढ़ बना है, जम्मू कश्मीर बना था, तो आप प्रीवियस स्टेशन के पास जहाँ प्रीवियस आप वर्किंग थे तो वहाँ पर आप 1 साल के लिए रख सकते थे उस कंडीशन में। लेकिन इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों 25 का वो होगा डी, 2 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन एनपीएस वात्सल्य स्कीम कैन बी एलोकेटेड टू इक्विटीज। यानी एनपीएस वात्सल्य स्कीम में निवेश की गई राशि का कितना प्रतिशत इक्विटी में लगाया जा सकता है? तो दोस्तों एनपीएस वात्सल्य स्कीम होता है कि आप अपने बच्चों के नाम पर एनपीएस अकाउंट वात्सल्य की तरफ खुलवा करके आप उसमें 100% इक्विटी जमा कर सकते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम एंट्री एज इन एनपीएस। तो अभी दिसंबर 2024 में ये कर दिया गया है 70 ईयर्स, पहले 55 था। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा डी। और एग्जिट ईयर दोस्तों ये 85 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिल विच मैक्सिमम एज कैन वन रिमेन इन इन्वेस्टेड। हाँ दोस्तों तो इसका आंसर हो गया, वेट, इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो 85 ईयर्स अभी अपडेट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पार्शियल विड्रॉवल सब्सक्राइबर कैन विड्रॉ व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज ऑन कंट्रीब्यूशन। दोस्तों आप 25% निकाल
सकते हैं ये एनपीएस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि इफ एनपीएस कॉर्पस इज व्हाट देन सब्सक्राइबर कैन विड्रॉ हाँ इंटायर अमाउंट। इस पर दोस्तों कंडीशन है, किस कंडीशन में पूरी निकाल जा सकती। दोस्तों इस प्रश्न का अभी ये दिसंबर 2025 में अपडेट किया गया है कि पहले ये 5 लाख था, लेकिन अभी 8 लाख कर दिया गया कि अगर 8 लाख से नीचे अगर आपका अमाउंट है तो आप 100% निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मनी कैन बी इन्वेस्टेड इन इक्विटीज। व्हाट परसेंटेज ऑफ मनी कैन बी इन्वेस्टेड इन इक्विटीज इन टीयर 2 ऑफ एनपीएस। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 31 कह रहा है दोस्तों, 31 कह रहा है कि एनपीएस के टीयर 2 अकाउंट में इक्विटी में कितने प्रतिशत पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों इसकी लिमिट 100% तक है, वो आपके डिस्क्रिशनरी पावर पर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीएस। एनपीएस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। जब ये लॉन्च किया था तो उसका था न्यू पेंशन स्कीम, लेकिन वर्तमान में दोस्तों ये है न्यू पेंशन सिस्टम। इसको 2013 में दोस्तों इसको मॉडिफाई कर दिया गया। तो इसका जो आंसर होगा 32 का वो होगा सी, न्यू पेंशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना, स्टेशन मास्टर के पदों को अस्थाई परमानेंट ट्रांसफर करने का अधिकार किसे है। यानी जो 33 का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों हमारा सी, डीआरएम को अथॉरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हैज स्विच्ड फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस कैन स्विच बैक टू एनपीएस। हाँ, इसमें 2 कंडीशन होता है। आप या तो 59 एज तक कर सकते हैं, या आपका अगर वीआरएस का कंडीशन होता है दोस्तों तो वो 3 महीने के पीरियड के भीतर आप कर सकते हैं। तो प्रश्न है हमारा 3 मंथ्स प्रायर टू डीम्ड रिटायरमेंट इन केस ऑफ वीआरएस। ठीक है, स्वैच्छिक रिटायरमेंट के मामलों में अनुमानित रिटायरमेंट से 3 महीने पहले। तो हाँ, इस प्रश्न का आंसर होगा ए। और भी जो 3 प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 6 मंथ नहीं, 9 मंथ्स नहीं, 12 मंथ्स नहीं। 12 मंथ होगा कि आपका जो रिटायरमेंट होगा एक्चुअल मैंने उम्र होगा उसके उस पर आप कर सकते हैं। ये रिटायरमेंट से 12 महीना पहले नहीं, क्योंकि ये वीआरएस की बात कर रहा है। वीआरएस केस में आपको दोस्तों 3 महीने पहले ये अपडेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाउ मच 87 ईयर्स ए पर्सन ऑफ 87 ईयर्स विल बी ग्रांटेड हाउ मच एडिशनल पेंशन। यानी एक 87 साल के व्यक्ति को कितनी अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। तो जो पेंशन वाली जो नियम है ना दोस्तों, कि अगर आप 80 से 85 वर्ष के बीच में हैं, आप 80 जैसे ही क्रॉस करते हैं तो आपको 20% एडिशनल पेंशन दिया जाता है। जो आपको मिल रहा है उससे 20% एडिशनल मिलता है। और 85 से दोस्तों 90 के बीच में ये होता है 30%। और 90 से दोस्तों ये 95 के बीच में होता है 40%। और 95 से दोस्तों 100 के बीच में होता है ये 50%। और जैसे ही आप 100 का एज पार करते हैं तो आपको 100% एडिशनल पेंशन दी जाती है। यानी जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न था ये हमारा कि 87 वर्ष के व्यक्ति को अतिरिक्त पेंशन कितनी दी जाएगी। तो 87 85 प्लस हुआ तो ये हो गया 30% दी जाएगी। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 35 है उसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अ पर्सन ऑफ 98 ईयर्स एज विल बी ग्रांटेड हाउ मच एडिशनल पेंशन। तो इसको दोस्तों 50% दिया जाएगा, क्योंकि 95 प्लस जैसे ही होते उसको 50% दिया जाता है। और 100 होने पर दोस्तों ये 100% एक्स्ट्रा पेंशन दिया जाता है। यानी जो प्रश्न संख्या जो हमारा 36 है उसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट शुड बी रिसाइड बियॉन्ड हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम रेलवे हॉस्पिटल हेल्थ यूनिट टू बी एलिजिबल फॉर स्विच फ्रॉम एफएमए टू ओपीडी। तो इसके लिए दोस्तों ये प्रश्न संख्या जो 37 है इसका आंसर होगा बी। इसके लिए होता है 2.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
हाउ मैनी टाइम अ रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट कैन चेंज हिज ऑप्शन फ्रॉम एफएमए टू ओपीडी और वाइस वर्सा इन हिज लाइफ विदाउट इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ रेसिडेंस। यानी एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी अपने ज़िंदगी में कितनी बार एफएमएस से ओपीडी या इसके अगेंस्ट में बल कर सकता है। तो दोस्तों ये नियम है केवल एक बार, यानी जो प्रश्न संख्या जो हमारा 38 का है वो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ लमसम पे पे आउट अंडर यूपीएस। तो उसके लिए दोस्तों जो है फॉर्मूला आपका कि बेसिक प्लस डीए होता है, ये डिवाइडेड बाय 10 होता है, और उसके बाद आप 6 मंथ का जो मान करके आप कितना कंप्लीट किए हैं, तो ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। बेसिक प्लस डीए को 10 से डिवाइड किया जाता है, और यूपीएस कैलकुलेशन के लिए ये आपका रिटायरमेंट, वीआरएस, रेजिग्नेशन, वो जिस किस्म में भी होता है, ये फार्मूला आपका लमसम कैलकुलेट करने के लिए होता है, और हर 6 महीने को 1 यूनिट माना जाता है। यानी अब देखते हैं ई, अच्छा हाँ, यानी प्रश्न जो 39 का आंसर होगा वो होगा ए। एल मतलब यही है कि जो आपका जो नंबर ऑफ मंथ्स पर 6 महीना कितना हो रहा है, यानी आपका 25 वर्ष पूरा हो गया, तो 25 वर्ष में दोस्तों ये कितना बार 6 महीना आपका हो सकता है। तो वो आपका जो 25 जब वर्ष होगा तो आपका जो कितना मंथ हो जाएगा, 25 वर्ष में दोस्तों आपको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा, नहीं 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल हो जाएगा 25 इंटू 10 25 और 2 यानी 300 मंथ हो जाएगा। जब 300 मंथ होगा तो उसको हम लोग कितना से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 50 मंथ होगा। और जो बेसिक प्लस डीए को हम लोग 50 से अगर हम लोग 25 ईयर्स के एज में रिटायर्ड करते हैं तो हमारा जो लंप सम मिलना है, ये यही जो जैसा कि यूपीएस का जो रूल है उसमें ये बताया गया है। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ए। ई मतलब आपका बेसिक प्लस डीए, उसको 10 से डिवाइड करना है, और एल मतलब नंबर ऑफ 6 ईयर्स, ये आपका फॉर्मूला है लमसम कैलकुलेट करने का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा 40, व्हाट एल स्टैंड्स इन लमसम फार्मूला ऑफ यूपीएस। वही प्रश्न आ गया, यूपीएस के लमसम फार्मूले में एल का मतलब क्या है। द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, नंबर ऑफ कंप्लीटेड 6 मंथ्स, ठीक है, क्वालिफाइंग सर्विस, लास्ट नहीं, जो ये होगा प्रश्न संख्या जो आपका 40 का जो आंसर होगा वो होगा बी, जैसा कि हमने अभी ऊपर इसको डिस्कस किया था। विच रूल ऑफ सेंट्रल सर्विसेज पेंशन रूल 1972 इज रिलेटेड टू इनवैलिड पेंशन। ये तो दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि हम लोग सेंट्रल सर्विलेंस पेंशन नहीं, हम लोग रेलवे पेंशन रूल 1992 से हम लोग रेगुलेट होते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा पता करते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर होगा तो उसका होगा डी। रूल जो 38 है, पहले ये 1972 था, फिर इसको 2021 में इसको मॉडिफाई किया गया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा यानी 41 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा डी 38, रूल 38 में। प्रश्न है हमारा कि इफ नोटिस पीरियड is less than 3 months, okay, who will be acceptance authority for VRS for station master। अगर नोटिस पीरियड 3 महीने से कम है तो स्टेशन मास्टर के लिए VRS के लिए अपॉइंटिंग माने एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन होगा। प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा DRM, यानी जो प्रश्न संख्या जो 42 है उसका आंसर होगा DRM। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
हु कैन एक्सटेंड टेम्पोररी पोस्ट, यानी अस्थायी पद का विस्तार कौन कर सकता है। प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, डीआरएम। प्रश्न जो हमारा है उसका आंसर होगा बी, डीआरएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 44। DRM can permit an offer to receive fee from private source. What is the maximum amount in individual case? यानी एक DRM एक ऑफिसर को प्राइवेट सोर्स से फीस लेने की इजाज़त दे सकता है। वो हर मामले में ज़्यादा से ज़्यादा रकम कितनी हो सकती है दोस्तों। ये दोस्तों इसका आंसर होगा आपका, यानी जो प्रश्न संख्या जो हमारा 44 है उसका आंसर होगा डी, 5,000। ये दोस्तों IREC का जो रूल हमारा है, IREC का जो पैरा है दोस्तों 1134 वॉल्यूम 2 का है, आप उसमें ये दिया हुआ है कि कितने ले सकते हैं फी के रूप में प्राइवेट सोर्स से। तो DRM को भी 5,000 है और PHOD CHD भी इंडिविजुअल केस में 5,000 तक ये कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मेनी मंथ्स DRM कैन परमिट प्रोविजनल सैलरी व्हेन LPC इज नॉट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस यूनिट। जब पिछली यूनिट से अगर LPC नहीं मिली है तो कितने महीने की वो प्रोविजनल सैलरी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 महीने का होता है। प्रश्न संख्या जो 45 है उसका आंसर होगा सी। जो DRM है, CWM है, वो लोग कर सकते हैं। और जो इसके लिए फिनांस कॉन्करेंस रिक्वायर्ड है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो बिल ड्राइंग ऑफिस है उसमें जो HOD, FNCO, CPO ये सारे होते हैं, ये सारे इनका जो लिमिट है ये इतना, इससे ज़्यादा ये इन लोगों का लिमिट नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है व्हाट विल बी द ट्रेनिंग पीरियड फॉर टेक्नीशियन हैविंग 10th क्वालिफिकेशन। यानी कह रहा है कि 10वीं पास टेक्नीशियन के लिए ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है। यानी जो 46 का जो आंसर होगा वो होता है दोस्तों आपका 24 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी ट्रेनिंग पीरियड फॉर टेक्नीशियन हैविंग डिग्री इन रेलेवेंट फील्ड। तो अगर रेलेवेंट फील्ड है तो आपको दोस्तों 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होता है। अगर आपका रेलेवेंट फील्ड में नहीं है तो उसके लिए दोस्तों आपका 12 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होता है। और अगर आप कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस किए हैं CCAA कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस रिलेवेंट ग्रेड से, तो आपको कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों IRSET यानी इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल has added a training module for Kavach for running staff. What is duration? तो ये 2 दिन होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या जो हमारा 48 है, इसमें ऑप्शन नहीं है, ABC। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या जो हमारा 48 था उसका आंसर होगा डी, 2 दिन का होता है कवच का ट्रेनिंग। व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ, जो मैक्सिमम टेन्योर है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा 49 कि व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर इंस्ट्रक्टर इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान में इंस्ट्रक्टर का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है। तो जो 49 का जो आंसर होगा उसका होता है 5 साल। दोबारा होने के लिए आपको दोस्तों इसके लिए आपको 1 साल का कूलिंग पीरियड होना जरूरी होता है। दोबारा आप इंस्ट्रक्टर पद पर या ये सेंसिटिव पोस्ट में आता है आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी कूलिंग ऑफ पीरियड बिटवीन 2 टेन्योर ऑफ इंस्ट्रक्टर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1 साल। यानी प्रश्न संख्या जो 50 का आंसर है वो है ए। क्रिएशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट डज नॉट रिक्वायर मैचिंग सरेंडर।
दोस्तों जो सेफ्टी कैटेगरी के जो पोस्ट होते हैं ALP वगैरह के, तो उसके लिए आपको मैचिंग सरेंडर का जरूरत नहीं होती है। यानी प्रश्न संख्या जो 51 होगा उसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल अप्रूव ऑन प्रपोजल ऑफ क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ पॉइंट्समैन। पहले दोस्तों ये प्रपोजल था कि GM कर सकते थे, बाद में इसको DRM को पावर एट्रीब्यूट किया गया था, लेकिन इसको बाद में फिर बंद कर दिया गया। अब इसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो ही आप ये कर सकते हैं। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 52 का आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन केस ऑफ सरेंडर थ्रू वर्क स्टडी रिपोर्ट हाउ मच परसेंटेज मनी विल बी ट्रांसफर टू रेलवे बोर्ड। वर्क जैसे नॉर्मल जो सरेंडर होता है दोस्तों, ये 25 और 50 के रेशियो में जाता है। तो 50 डिवीजन को, 25 जोनल को और 25 रेलवे बोर्ड को जाता है। लेकिन जहां कहेगा कि ड्यू टू वर्क स्टडी, तो वर्क स्टडी में दोस्तों 15, 35 और 50 का रेशियो होता है। 50 जोन, 50 डिवीजन, 35 जोन और 15 रेलवे बोर्ड में जाता है। यानी अब इस प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों कि वर्क स्टडी रिपोर्ट के जरिए सरेंडर करने पर पैसे कितने प्रतिशत वैल्यू रेलवे बोर्ड को ट्रांसफर होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी 53 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सरेंडर थ्रू वर्क स्टडी रिपोर्ट हाउ मच परसेंटेज विल बी मनी वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू हेडक्वार्टर। तो इसका आंसर होगा सी, 35%। एन असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर हैज अप्लाइड फॉर NOC डूइंग MBA, हु विल गिव NOC। यानी एक असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर ने MBA करने के लिए NOC अप्लाई किया है, तो NOC देने की अथॉरिटी किसके पास है। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 55 है उसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों CPO। प्रश्न संख्या जो 55 का आंसर होगा सी। दोस्तों इसमें PHOD और CHOD को फुल पावर है, FNCO भी दे सकता है डिस्टेंस एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हु इज एम्पावर्ड टू ग्रांट कंसोलिडेट कन्वेंस अलाउंस टू गेजेटेड ऑफिसर। यानी जो प्रश्न संख्या हमारा 56 है उसका आंसर होगा सी। जो HOD होते हैं, PHOD जो भी हैं या आपका CHOD हैं, इनको अथॉरिटी है ये सैंक्शन करने का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57, हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रिलीज परफॉर्मेंस गारंटी, PG का। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, देखिए ये होता है आपका स्टोर डिपार्टमेंट का, ये क्वेश्चन आ गया। तो PG के लिए दोस्तों उसके लिए जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, वो साइनिंग अथॉरिटी जो कॉन्ट्रैक्ट का होती है वो इसमें कर सकती है। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 57 का आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JG ऑफिसर कैन सैंक्शन अप टू हाउ मच रुपीज फॉर टेम्पोररी अरेंजमेंट ऑफ स्टेशन फॉर फेस्टिवल। JG की बात कर रहा है, यानी एक JG ऑफिसर त्योहारों के दौरान स्टेशनों पर अस्थायी इंतजाम के लिए कितने रुपए मंजूर कर सकता है। यानी जो प्रश्न संख्या जो हमारा 58 का जो आंसर होगा वो होगा 50,000 कर सकता है। 59 का आंसर होगा दोस्तों बी। आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ पावर ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर क्वार्टर ऑफ सबऑर्डिनेट स्टाफ इन जोनल हेडक्वार्टर। जोनल हेडक्वार्टर में अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए क्वार्टर का वर्गीकरण का अधिकार किसके पास है। तो जो इलेक्ट्रिकल जो सिविल डिपार्टमेंट से PHOD होगा वो कर सकते हैं। यानी इसका जो आंसर होगा, प्रश्न संख्या जो हमारा 59 का जो आंसर होगा वो होगा बी, PCE कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 59 का जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल मैनेजर कैन एक्सेप्ट वर्क टेंडर ऑफ विच अमाउंट। जनरल मैनेजर कितने
अमाउंट का वर्क टेंडर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जनरल मैनेजर को तो दोस्तों फुल पावर होता है, वो कर सकते हैं। हु विल बी, ये स्टोर से क्वेश्चन है, हु विल बी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी फॉर वर्क टेंडर ऑफ 18 करोड़ वैल्यू। यानी जो प्रश्न संख्या जो हमारा 61 है उसका आंसर होगा CAO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी फॉर 61 का आंसर, सॉरी 18 करोड़ की बात कर रहा है। प्रश्न संख्या जो हमारा 61 है उसमें कह रहे हैं 18 करोड़, 18 करोड़ तक दोस्तों ये प्रश्न संख्या इसका सी DRM कर सकते हैं। CEO की लिमिट तो ज़्यादा है, 500 तक है। हु विल बी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ऑफ वर्क टेंडर वैल्यू 450 करोड़, 450 रुपये करोड़ के काम के टेंडर की अथॉरिटी स्वीकार कौन करेगा। तो इसके लिए होंगे दोस्तों CAO। 62 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी वर्क टेंडर ऑफ 40 लैक्स। तो 40 लैक्स के लिए दोस्तों ये करेंगे हमारा जूनियर स्किल, सीनियर स्किल नहीं, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी की बात हो रही है, जे ग्रेड, ठीक है। प्रश्न संख्या जो हमारा 63 का आंसर होगा वो होगा C। हु इज empowered टू ट्रांसफर रेलवे क्वार्टर्स फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। रेलवे क्वार्टर को एक डिपार्टमेंट से दूसरे में ट्रांसफर करने का अधिकार किसके पास है। यानी 64 का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों B DRM। विच प्लान हेड इज रिलेटेड टू स्टाफ क्वार्टर, तो इसका आंसर होगा C 51 प्लान हेड है दोस्तों। विच प्लान हेड इज रिलेटेड टू कंप्यूटराइजेशन, तो C 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लान हेड रिलेटेड टू रेलवे रिसर्च, तो ये होगा 18। यानी प्रश्न संख्या 67 का आंसर होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अथॉरिटी टू CAG कंडक्ट ऑडिट, तो 151, हाँ 151 दो चलता है, 68 का, हाँ 68 का आंसर होगा दोस्तों B 149 से लेकर के 151 में ये दिया हुआ है। विच कंडक्ट अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल सबलेटिंग ऑफ क्वार्टर इज प्रोहिबिटेड, तो जो 51 का A है दोस्तों उसमें ये सबलेटिंग ऑफ क्वार्टर प्रोहिबिटेड है। 69 का ऑप्शन देखते हैं, रेलवे सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत रेलवे क्वार्टर को सबलेट करना, यानी किराए पर देना। सबलेटिंग मतलब किराए पर देना, तो उसका इसका आंसर होगा 69 का C। अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल एक्सेप्टिंग गिफ्ट इज प्रोहिबिटेड, तो गिफ्ट दोस्तों 13 में है और आपका रूल 13 में है, और जो आपका प्रश्न है 15 है वो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट से है, 17 है दोस्तों वो इंसॉल्वेंसी और हैबिचुअल इंसॉल्वेंसी से है, जो आपका 19 है दोस्तों वो है आपका विंडिकेशन एक्ट से रिलेटेड है। जो आपका 20A नहीं होता है, 10A नहीं होता है, 15A होता है, 5A नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 71, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल प्रोहिबिट्स मैरिज विथ अ पर्सनल हैविंग ए स्पाउस लिविंग। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल का कौन सा नियम ऐसे व्यक्ति से शादी करने से रोकता है जिसका जीवन साथी जीवित हो। तो यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 21 है उसका राइट आंसर है। जो रूल 10 है दोस्तों, रूल 20 है वो किसी पॉलिटिकल लीडर को अपने जॉब में या ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए या D&R प्रोसीजर के लिए हस्तक्षेप को रोकता है। रूल 18 दोस्तों हमारा है वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र यानी
इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। 19 तो जानते हैं दोस्तों, विंडिकेशन से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल इज रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। इसका आंसर होगा 18 का ए। 72 का जो एग्जैक्ट आंसर होगा 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 73, अ ग्रुप बी ऑफिसर कैन एक्सेप्ट गिफ्ट्स अप टू हाउ मच ऑन हिज वेडिंग विदाउट रिपोर्टिंग टू गवर्नमेंट ऑफिसर। तो दोस्तों जो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा यानी 37 का होगा 73 का होगा सी 15,000। ग्रुप ए का जो लिमिट है दोस्तों वो है 25,000। बी का जो लिमिट है दोस्तों वो है 15,000 और जो सी का लिमिट है दोस्तों वो है 7,000। ये है आपका नोटिस, बिना नोटिस के आप ले सकते हैं। ये आपके नियर रिलेटिव ऑन ईव ऑफ, जैसे मैरिज, बर्थडेज, इस टाइप से एनिवर्सरीज में आप इतना ले सकते हैं। और जिससे आपका ऑफिशियल डीलिंग है दोस्तों उसमें आपको लिमिटेड किया गया है। तो उसमें है दोस्तों ग्रुप जो ए और बी हैं उनका लिमिट है 5,000 और ग्रुप सी और ग्रुप डी हैं जो उनका है 2,000। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 74 पर। 74 हमारा प्रश्न है दोस्तों कि अ ग्रुप ए ऑफिसर कैन एक्सेप्ट गिफ्ट अप टू ऑन हिज वेडिंग विदाउट रिपोर्टिंग टू। तो ग्रुप ए की जहां बात होगी उसका आंसर होगा 25,000। अगले स्लाइड्स में देखते हैं इसका आंसर, यानी जो 74 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी। एक ग्रुप ए अधिकारी अपनी शादी में सरकार को बिना बताए कितने रुपए तक तोहफा ले सकता है, तो इसका आंसर होगा डी 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप सी ऑफिसर कैन एक्सेप्ट गिफ्ट अप टू ऑन हिज वेडिंग विदाउट रिपोर्टिंग टू गवर्नमेंट, इसका होगा दोस्तों 7,000। यानी प्रश्न संख्या जो 75 का आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एम्पावर्ड फॉर सेल ऑफ वेस्ट पेपर। डीआरएम, एडीआरएम, एचओडी, इन सबको अनुमति है दोस्तों रद्दी कागज बेचने की। देखिए रद्दी कागज भी बेच देते हैं रेलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच पीसीज कैन बी प्रोक्योर्ड बाय एडीआरएम ऑन एडिशनल अकाउंट। यानी एडीआरएम द्वारा अतिरिक्त खाते पर कितनी पीसी खरीदे जा सकते हैं। यानी जो प्रश्न संख्या हमारा 77 है उसका आंसर होगा दोस्तों बी, 5 पीसीज वो लोग खरीद सकते हैं। इफ अ जेजी ऑफिसर वांट्स टू ट्रैवल बाय एयर ऑन ड्यूटी हु विल बी अप्रूविंग अथॉरिटी। अगर कोई जेजी ऑफिसर ड्यूटी पर हवाई यात्रा करना चाहता है तो उसे अप्रूव कौन करेगा। दोस्तों ये आपका अकाउंट से लेना पड़ता है अनुमति। यानी प्रश्न संख्या जो 78 है उसका आंसर होगा डीआरएम, 78 का सी। हु विल बी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द डिवीजन फॉर परचेज ऑफ डॉग्स। डिवीजन में कुत्तों खरीदने के लिए सक्षम अधिकारी कौन होगा। तो इस प्रश्न हमारा है 79 का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों डी, डीआरएम। हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट कैन बी इनकर्ड ऑन एक्सपेंडिचर एनुअल डे सेलिब्रेशन डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर द्वारा एनुअल सेलिब्रेशन डे पर कितना तक खर्च किया जा सकता है। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, 2.5 लाख। A retired railवे servant who was last drawn pay was 69,000 for which type of award he will be eligible। यानी देखिए तो इसका आंसर होगा सी, प्राइवेट अवार्ड मिलता है। देखिए इंटाइटल है जनरल का, सेमी का और प्राइवेट का। इसका नियम है दोस्तों जैसे कि जनरल का अगर आपकी जो इनकम जो यानी बेसिक पे है 36,500 से नीचे है या इतना है तो आपको जनरल का इंटाइटलमेंट दिया जाएगा। आप जैसे ही 36,501 रुपये आपकी बेसिक होती है और अप टू ये 50,500 रुपये तक होती है तो आपको ये सेमी प्राइवेट दिया जाएगा। और दोस्तों जैसे ही आपका 50,500 से ऊपर होगा तो आपको प्राइवेट वार्ड दिया जाएगा। लग्जरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है।
तो जो रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट थे उनका 9 था 69, तो उनको इसलिए प्राइवेट वार्ड दिया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रश्न है व्हाट इज द लिमिट फॉर क्लेमिंग रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल चार्जेज। मेडिकल चार्जेज के रिम्बर्समेंट का दावा करने की समय सीमा दोस्तों इसके लिए 6 महीने की समय सीमा होती है, यानी प्रश्न संख्या 82 का आंसर होगा सी। व्हाट विल बी द वैलिडिटी ऑफ कैंसर रेफरल बाय रेलवे डॉक्टर्स फॉर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। टाटा मेमोरियल सेंटर हॉस्पिटल के लिए रेलवे डॉक्टर द्वारा कैंसर रेफरल की वैलिडिटी क्या होती है? तो इसका होता है दोस्तों 2 महीने यानी 60 दिन। प्रश्न संख्या जो हमारा 83 है उसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ स्टाफ गेटिंग सैलरी ऑफ 36,000 विच इंटाइटल्ड वार्ड इज एलिजिबल। तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया था दोस्तों, अगर आपकी सैलरी 36,500 से है तो आपको, इसके नीचे है या इतना तक है तो आपको जनरल मिलेगा। आप 501 हो जाएंगे और 50,500 तक रहेंगे तो आपको सेमी मिलता है, और प्राइवेट 501 से 50,500 जैसे ऊपर होंगे वैसे आपको मिलेगा। यानी जो हमारा प्रश्न संख्या 84 है उसका आंसर होगा दोस्तों ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या देखते हैं 85। अगला प्रश्न है, फॉर हाउ मेनी टर्म्स अ कॉन्ट्रैक्ट CMP कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर बी एंगेज्ड। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर को कितने टर्म सालों के लिए नियुक्त किया जा सकता है? जो CMP का आप बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको। जो टर्म होता है वो 20 ईयर का होता है टर्म आपका, लेकिन अगर कोई रेलवे रिटायर्ड गवर्नमेंट डॉक्टर होगा या रेलवे रिटायर्ड डॉक्टर होगा, वो टोटल 7 टर्म के लिए हो सकता है। उसका जो मैक्सिमम एज होगा वो होगा दोस्तों 67, और जो CMP जो जनरल होंगे ऐसे मामलों में उनका जो रिटायरमेंट एज होगा वो होगा 65 या 20 साल जो हो जाए, ये होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या हमारा 86 को देखते हैं। 86 है दोस्तों कि रिकॉर्ड शॉटर को किस मेडिकल कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है? प्रश्न संख्या हमारा 86 है, इसका आंसर होगा दोस्तों डी, C2 कैटेगरी में ये लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DMS यानी डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट इज क्लासिफाइड इनटू, तो ये भी दोस्तों C2 कैटेगरी में आते हैं। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर क्लासिफाइड इनटू विच मेडिकल कैटेगरी, तो ये दोस्तों C1 मेडिकल कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर स्टैंडर्ड आवर ऑफ ड्यूटी पर वीक फॉर इंटेंसिव। तो इंटेंसिव के लिए दोस्तों 42 आवर वीकली होती है। गहन प्रशिक्षण के लिए ड्यूटी की मानक यानी गहन कर्मचारी के लिए इंटेंसिव के लिए जो होता है वो 42, कंटिन्यूअस के लिए दोस्तों 48, और EI के लिए 2 कैटेगरीज होती हैं 72 और 60, एक रोड साइड एक नॉन रोड साइड। जो 500 मीटर के अंदर रहते हैं वो रोड साइड, जो और एक क्लासिफिकेशन होता है उनको 60 और उसको 72, जैसे केयर टेकर होते हैं, गेटमैन होते हैं, इनको ऐसा ड्यूटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द लिमिट ऑफ स्टे अवे फ्रॉम हेड क्वार्टर्स ऑफ रनिंग स्टाफ इन आवर, यानी रनिंग स्टाफ के लिए हेड क्वार्टर से दूर रहने का लिमिट घंटों में कितना है? प्रश्न संख्या जो हमारा 90 है उसका आंसर है डी 72। मैक्सिमम लिमिट फॉर ड्यूटी फॉर रनिंग स्टाफ पर फोर्थ नाइट की जहां बात आएगी यानी 91 का दो तो वो होगा दोस्तों 125 घंटे की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टोटल ड्यूटी एट ए स्ट्रेच फॉर
टोटल ड्यूटी एट a stage from sign on to sign off for a running staff should not exceed। जो रनिंग स्टाफ होते हैं उनकी कुल ड्यूटी एक बार में नहीं होनी चाहिए। जो उनकी नॉर्मल ड्यूटी होती है वो 9 आवर्स की होती है, लेकिन जो मैक्सिमम ड्यूटी होती है उनकी 11 आवर्स की होती है। यानी प्रश्न संख्या जो 92 का आंसर होगा वो होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटेस्ट यूनिफॉर्म ऑफ CNW स्टाफ, तो इनकी स्काई ब्लू कर दी गई है। प्रश्न संख्या 92 का आंसर होगा डी। हाउ मच ड्रेस अलाउंस इज एडमिसेबल टू कांस्टेबल ऑफ RPF, तो दोस्तों पहले ये 10,000 था, जब से ये DA आपका इंक्रीज हुआ है तो ये हो गया है 12,500, जिसमें स्टेशन मास्टर का भी है। ये कांस्टेबल की बात होगी, जैसे ही कांस्टेबल की बात, जैसे ऑफिसर की बात आएगी तो वो होता है 25,000। पहले 20,000 था, अभी 25,000 कर दिया गया है। जो रेलवे कर्मचारी को मिलता है दोस्तों, पहले मिलता था 5,000, अभी होता है 6,250 मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इसका जो ऑप्शन है 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा, यानी इसका होगा 12,500 ड्रेस अलाउंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज ऑफ कैजुअल लीव इन कैश सैंक्शन टू रेलवे सर्वेंट फॉर माउंटेनियरिंग। हाँ, जो पर्वतारोही पर जाते हैं दोस्तों, स्काउट एंड गाइड की ही एक कैटेगरीज होती है, अलग होती है, तो इसका आंसर होता है 30 डेज का उनको दिया जाता है SCL। एज पर एक्सटेंट इंस्ट्रक्शन हाउ मेनी इनफॉर्मल मीटिंग्स विद SC/ST एसोसिएशन शुड बी हेल्ड इन अ ईयर। मौजूदा निर्देशों के अनुसार SC/ST एसोसिएशन के साथ कितनी अनौपचारिक बैठकें होनी चाहिए। प्रश्न संख्या जो हमारा 96 है उसका आंसर होगा, ये होगा दोस्तों इसका आंसर सी। पहले 2 बार था, अब इसको 3 बार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट कैन एक्ट एज ए डिफेंस हेल्पर इन D&R केसेज बट शुड नॉट हैव मोर देन हाउ मेनी केसेज इन हैंड। यानी एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी D&R मामलों में डिफेंस हेल्पर के तौर पर आमतौर काम कर सकता है, लेकिन उसके पास कितने, देखिए इसका 3 केस होता है दोस्तों। एक्टिंग यानी सर्विंग जो रेलवे सर्वेंट होता है उसका होता है एक बार में वो 3 से ज़्यादा नहीं कर सकता है। जो रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट होते हैं दोस्तों, वो एक बार में 7 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और जो ऑफिस बियरर होते हैं यूनियन के, जो 1 साल तक काम कर सकते हैं, काम किए हों या वो किसी पद पर हों, तो वो एज रूल लिखा है कि मोर देन 3 काम कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड नहीं किया गया है कि कितना, तो वो अनलिमिटेड भी हो सकता है। यानी अगर आपको अनलिमिटेड दिखे तो अनलिमिटेड सही करना है, मोर देन 3 करे तो मोर देन 3 करना है, लेकिन अगर दिखे ये दोनों एक ऑप्शन में तो मोर देन 3 करना है। अगर आपको कोई ऑप्शन दे, कोई और ऑप्शन को सही माने, तो आपको रिप्रेजेंट करना है। ये रूल 9 में ये सारी चीज़ें नियम बताई गई है। D&R रूल, D&R 1968 के रूल 9 में ये सारी बातें बताई गई हैं। यानी प्रश्न जो 97 का जो आंसर होगा, रेलवे रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट की बात किया था तो वो होगा 7। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। देखिए रिवोकेशन के लिए ये 7 जो रूल SF स्टैंडर्ड फॉर्म 4 का यूज़ किया जाता है। SF2 दोस्तों डीम्ड सस्पेंशन के लिए किया जाता है। डीम्ड सस्पेंशन 48 आवर्स से अधिक आप हिरासत में रहते हैं तो किया जाता है। जो 7 है दोस्तों वो IO की अपॉइंटिंग किया जाता है, यानी IO मतलब इंक्वायरी ऑफिसर। जो 11 है दोस्तों वो है आपका माइनर पेनल्टी से है, SF5 मेजर पेनल्टी से है। D&R कंडक्ट रूल RTI इन रिलेटेड सो आपको कोई भी समस्या हो तो आप एक बार चैनल पर वीडियो देखिए। एक एक एक्ट, जो कंडक्ट रूल के 26 एक्ट है, D&R रूल के 31 एक्ट है, उसको डिटेल एनालिसिस विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको डिटेल में उसको MCQ भी 1 घंटे के वीडियो में सारी कराई गई। आप लोग देख लेंगे तो सारा डाउट आपका इससे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर परमिशन टू इंस्पेक्ट रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स।
तो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म 6 है उससे जो रिफ्यूजिंग किया जाता है रिलाइड डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करने से। जो 3 है दोस्तों वो हमारा निर्वाह भत्ता से यानी सब्सिस्टेंस अलाउंस से है। जो हमारा 9 है उसको डिलीट कर दिया गया है, पहले ये सो कॉज नोटिस से रिलेटेड था। जो रूल 12 है वो जो स्पेशल प्रोविज़न है 14 के अंदर कि आपको कोई इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 100। विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज फॉर अपॉइंटिंग ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर इन D&R केसेज। D&R मामलों में प्रेजेंटिंग ऑफिसर की नियुक्ति करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किया जाता है? तो उसके लिए दोस्तों प्रेजेंटिंग ऑफ की बात की जाएगी तो ये रूल स्टैंडर्ड फॉर्म 8 किया जाता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर की अपॉइंटिंग के लिए। रूल 10 है दोस्तों जो SF10 है वो कॉमन प्रोसीडिंग। कॉमन प्रोसीडिंग मतलब जब 2 कर्मचारी इन्वॉल्व होते हैं तो। रूल 11 आपको माइनर पेनल्टी, रूल 12 आपको अंडर जो रूल 14 है उसमें आपको इंक्वायरी होल्ड करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 101। 1 है दोस्तों कि हिंदी भाषा के विकास के लिए किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो आंसर होगा वो 351 में ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री प्रोवाइड्स एन अथोराइज्ड हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन? तो उसका आंसर होगा ए। जो विधि जो लॉ होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ वो उसको ट्रांसलेट करने का काम करता है। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा आप देखते हैं 103 है द कमिटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज सेल कंसिस्ट हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा? राज्यसभा की बात करेगा तो 10 मेंबर, लोकसभा की बात करेगा तो 20 मेंबर और पार्लियामेंट्री कमेटी के टोटल की बात करेगा तो 30 मेंबर। यानी प्रश्न संख्या जो 103 का आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज अंडर, यानी अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये दोस्तों ए में आते हैं। व्हाट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया मेंशन अबाउट द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन लेजिस्लेचर? तो लेजिस्लेचर में दोस्तों 210 में होता है, पार्लियामेंट में 120 होता है। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 105 का होगा उसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट लैंग्वेज यूज्ड इन पार्लियामेंट? पार्लियामेंट की जहां बात होगी तो उसके लिए 120 यूज होगा, यानी इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच ईयर ऑफिशियल लैंग्वेज रिलेशन वाज पास्ड? यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 107 है वो दोस्तों उसका था 1968 में ये किया गया था। देखते हैं अगले पेज में, हाँ 1968, यानी 107 का जो आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वर्ष में पहला आधिकारिक भाषा आयोग का गठन किया गया? तो ये जून 1955 में दोस्तों किया गया था। यानी प्रश्न संख्या जो 108 का आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनुअल प्रोग्राम ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रिलीज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, होम मिनिस्ट्री। हु इज चेयरमैन ऑफ जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी? तो जोन पर कौन काम करता है? GM। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई भी आपका रिकमेंडेशन है आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।